नमस्कार। मैं हिंदी की टीचर एमए बीएड नीतू शर्मा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। हिंदी बेसिकली मैं हिंदी व्याकरण पे ही वीडियो बनाऊँगी अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं चैप्टर्स का हिंदी का कुछ और लूँगी। पहले हम पूरी व्याकरण को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है हिंदी से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया है हिंदी में और एमए की है इन हिंदी फ्रॉम साउथ कैंपस से। तो मैं चाहती हूँ कि फिर मुझे शायद अगर मेरा इस हिंदी पर मेरी पकड़ है और मैं हिंदी करा सकती हूँ अच्छा बच्चों को, तो क्यों ना मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैं आपको कुछ वीडियो के क्लिप्स पढ़ पढ़ के ही सुनाऊंगी। उसके बाद मैं बोर्ड को यूज़ करूँगी। अभी स्टार्टिंग है, मेरे पास इतना भी मटेरियल भी नहीं है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ और कैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। बट लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही बुक्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं एक बोर्ड वगैरह से आपको सजेस्ट करूँगी कैसे मैं आपको ग्रामर टू द पॉइंट बताऊँगी। बच्चों को कैसे इजी तरीके से बच्चे लर्न कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी याद कर सकते हैं चीज़ों को, जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बच्चों को उनके माइंड में फिट हो जाएगी। विद फिट इन द सेंस कहें तो मतलब समझ कर वो चीज़ें मैं इतने अच्छे तरीके से उनको समझाऊंगी कि उनको वो दिमाग में उनके बिल्कुल फिट हो जाएंगी चीज़ें हिंदी। क्योंकि आजकल इंटरनेशनल का ज़माना है, हर दौड़ लगी हुई है सारे पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो बहुत दूर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हर पेरेंट्स का एक यही ख्वाब है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और हाई फाई और हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़े। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़े। तो इसलिए हिंदी वंचित रह गई है और हिंदी सब्जेक्ट वंचित है। हाँ, हिंदी स्कूल हर बड़े से बड़े स्कूल में हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं उसे, पर फिर भी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बच्चों की इस कारण हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर रह जाती है। तो हम बात करेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर। अब अगर हम भाषा को बोलें कि भाषा क्या है, भाषा क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज है। फ्रांस है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे भारत में। पर हम अब भी एक भाषा लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। वो हम क्या बात कर रहे हैं? हिंदी के ऊपर बात कर रहे हैं। जिस साधन के द्वारा लिखकर, पढ़कर और बोलकर और सुनकर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के 3 रूप होते हैं। विचारों को व्यक्त करने के आधार पर, अगर मैंने अपना कोई विचार व्यक्त किया, उसके आधार पर हम भाषा के 3 रूप में उसे हम बांटते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा हमने इसलिए कह दिया क्योंकि हम इशारों से बहुत सारे काम करते हैं, तो उसे हमने भाषा बोल दिया है। और मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलकर अपनी भाषा को बताते हैं, व्यक्त करते हैं, वो मौखिक हो गई है। और लिखित भाषा जब हम उसे अपने लिख कर किसी भी चीज़ को हम अपने लिखित रूप में अगर हम किसी भी उसको बताएं कि ये क्या है, तो वो लिखित रूप हो गया, तो वो लिखित भाषा हो गई। अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें, जब विचारों और भावों को संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो साफ साफ क्लियर है कि सांकेतिक मीन्स संकेत द्वारा। मैंने कोई इशारा किया बैठे बैठे, अपने भाव किसी को व्यक्त करें, है ना, सामने वाला समझा या नहीं समझा वो उसे पता होगा, उसे सांकेतिक भाषा की ज्ञान है या नहीं, तो वो सांकेतिक भाषा क्या हो गई। बट लेकिन हम मान लो मैंने इशारा किया, मैं स्कूल में टीचर हूँ और मैंने बच्चों को इशारा किया, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती। तो इसलिए हम व्याकरण में और अपने हिंदी व्याकरण में हम सांकेतिक भाषा को कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नहीं देते हैं। हम सिर्फ 2 ही रूप लेते हैं, मौखिक और लिखित, जो हम बोली जाती है और जो लिखी जाती है। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें, भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर और दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता व समझाता है, उसे मौखिक रूप कहा जाता है। उदाहरण, अगर हम एग्जाम्पल बताएं कि कक्षा में शिक्षिका बोल कर पाठ पढ़ाती है,
मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चों को और उसे बच्चे सुनकर समझते हैं, यानी मौखिक रूप से मैंने बोला और किसी बच्चे ने उसे सुनकर उस मेरे बोले हुए चीज़ों को सुनकर ग्रहण किया, समझा, तो ये हो गई मौखिक भाषा। अगर अब लिखित भाषा पर आते हैं, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर और दूसरा व्यक्ति पढ़कर अपनी बात को समझता है या समझाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब इसका मैं एग्जाम्पल या उदाहरण देखें तो मोहन ने गृह कार्य लिखकर अध्यापकों को दिया और अध्यापिका ने पढ़कर अंक दिए। उसने कोई कार्य लिखकर अध्यापिका को सबमिट कर दिया, मतलब दे दिया अपना कार्य, गृह कार्य, होमवर्क कुछ दिया होगा उसकी टीचर ने, तो उसने गृह कार्य अपने अध्यापिका को दे दिया और अध्यापिका ने पढ़कर उसको अंक दिए। तो ये हमारा हो गया लिखित रूप। मतलब कोई भी चीज़ अगर जो लिखित रूप में आ रही है वो लिखित भाषा कहलाई जाएगी। अब है मातृभाषा। मातृभाषा जो हम नाम से ही क्लियर है कि मदर टंग है, जो भाषा बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। यानी कि छोटा बच्चा, 9 महीने का बच्चा, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे अपनी माँ से ए म मी मो जो भी भाषा सीखता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, जब तक कि वो 4 साल का नहीं हो जाता, वो अपने परिवार से जो जो चीज़ें सीखता है उसकी वो मातृभाषा हो जाती है। जैसे सिख घर में जन्मे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती है। जैसे मैं पैदा हुई इंग्लैंड में और मेरे वहाँ इंग्लैंड में मेरे फादर मदर बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैंने 0 से 2 लेके अल्फ़ाबेट्स ही सुने। जब मैंने बोर्न हुई और बोर्न होने से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक, जब तक मैं उस घर में रही, अपने परिवार से मैंने जो जो सीखा। इंग्लिश में बात करते थे मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों फ़ॉरेन के थे और वो इंग्लिश में ही, इंटरनेशनल लैंग्वेज में ही वो घर पर भी बात करते थे, तो वो मेरी मातृभाषा थी। अब स्कूल में मैं क्या पढ़ती हूँ वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो मैंने घर में अपने परिवार के लोगों से सीखा, मेरी माता से, मेरे पिताजी से, मेरी सिस्टर से, मेरी बहन से, तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी। तो मेरी भाषा उस टाइम क्या थी? इंटरनेशनल अंग्रेजी। अब जन्म के बाद पहली भाषा जो बच्चा सीखता है, मतलब जन्म मैंने पैदा हुई मैं, और जो भाषा मैंने सीखी, अगर मैं मुसलमान घर में पैदा हुई, किसी मुसलमान के घर पैदा हुई और वहाँ मुझे उर्दू सिखाई गई, तो मेरी मातृभाषा वहाँ पे उर्दू हुई। ठीक है। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा होती है जो नेशनल लैंग्वेज, जो पूरे राष्ट्र की होती है। जैसे हम भारत के निवासी हैं, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है फिलहाल। जिस भाषा का प्रयोग पूरे देश में होता है, पूरे देश में हिंदी का प्रयोग होता है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा की स्वीकृति मिली है अपने संविधान के अंदर। अब है बोली। भाषा का अल्प विकसित रूप जो किसी सीमित जगह में प्रयोग किया गया है। कुछ जगह, थोड़ी सी जगह पर ही कुछ लोग बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। किसी भी राज्य में अनेक बोलियां बोली जा सकती हैं। मतलब एक राज्य है, जैसे दिल्ली मान लिया, और दिल्ली में बहुत अनगिनत लोग रहते हैं, अनगिनत जितने भी लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग बोलियां। जैसे यहाँ हम रहते हैं, आस पड़ोस में कोई हरियाणवी के लोग रहते हैं, कोई पंजाबी लोग रहते हैं, तो सबकी बोलियां अलग हो सकती है। थोड़े थोड़े सीमित जगह पे वो बोलियां डिफरेंट हो सकती हैं। अब साहित्य की रचना बोली में नहीं की जाती। साहित्य की रचना किस में की जाती है? राष्ट्रभाषा के रूप में की जाती है। अब हम लिपि पे बात करते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले बोलने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे इन ध्वनियों को चिन्ह दिए गए। हमने कुछ भी जो ध्वनियाँ बोली उनको हमने चिन्ह दे दिया। जैसे मैंने बोला पा, तो पा का चिन्ह दे दिया, उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने को लिपि कहते हैं। पा मैंने ध्वनि बोली, उसे मैंने जब लिख दिया तो वो क्या बन गई? लिपि। यानी कि भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने को लिपि कहते हैं। पहले जब प्रिंट मीडिया तो ये अब आया है। जो स्टार्टिंग में अगर हम लिखित रूप में अगर इतिहास देखा जाए तो पहले
गोबर के उससे पेपर बनाए जाते थे और लकड़ी के से पत्तों से उनके छाल बना बना के पेपर बनाए जाते थे। तो उस पर भी गट्टों की सहायता से उसमें उकेरा जाता था नंबर। जैसे आ है तो लकड़ी के गट्टे होते थे, उन पे आ लिखा जाता था और उस पर इंक फिल की जाती थी और फिर उसे पेपर पे छापा जाता था। ऐसे एक एक अक्षर को बहुत टाइम लगता था लिखने में, लिपि को उसे लिखित रूप में लिखने में। ये तो अब धीरे धीरे आविष्कार हो गया, बुक्स ऐसे धड़ल्ले से छप रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। शुरू का जो अगर हम इतिहास देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब आते हैं हम व्याकरण पे। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, शुद्ध रूप में लिखने, बोलने व पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। अब ऐसे ही तो ना मैं जा रही हूँ, मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ। अब मैं हूँ तो लड़की और मैं बोलूँ मैं जा रहा हूँ। क्यों? मेरे पापा बोलते थे, मैं छोटा बच्चा थी और मेरे पापा बोलते थे कि बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो छोटा बच्चा तो जो घर में मेंबर होते हैं जैसा बोलते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं। तो मैंने भी वो सीख लिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। पर वो हमारी व्याकरण नहीं हुई ना उसमें। तो वहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बात आ गई। तो यहाँ पे हम वही बताना चाह रहे हैं, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने व पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। अगर व्याकरण की जरूरत सिर्फ शुद्ध रूप के लिए ही होती है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य और वाक्यों के सार्थक समूह से भाषा का निर्माण होता है। इस आधार पर व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मोटे मोटे तौर पर व्याकरण को हमने वर्ण, क्योंकि वर्ण से ही स्टार्ट होता है, हमारा शुरुआत होती है वर्णों से, तो हमने उसे 3 भागों में बांट दिया। वर्ण विचार, उसके बाद बनते हैं वर्णों से एक शब्द बना तो शब्द विचार, और शब्दों से बहुत बड़ी एक लाइन बनी उसे हमें बोलते हैं वाक्य विचार। अब नीचे दी गई कुछ भाषाओं की लिपि दी गई है। जैसे अगर हम लिपि की बात करें, हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, सबको पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी है और बंगाली की बांग्ला है। इसी के साथ मेरी आज की फर्स्ट क्लास हिंदी की यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्यार। नमस्कार।